उसको भी प्रयास ये रहेगा कि आने वाले समय में 5 साल कहीं भी किसी दुकान में भी 1 इंच भी पानी का भराव नहीं हो। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश में जनपद बागपत की छपरौली नगर पंचायत के अंदर और मेरे बराबर में बैठे हैं छपरौली नगर पंचायत के अध्यक्ष धर्मेंद्र खोकर। बेहद युवा हैं, पहली बार वो नगर पंचायत के अध्यक्ष चुने गए हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। और अगर बात करें हम उनके करियर की तो एक बेहद बड़ी कंपनी में बेहद उच्च पद पर वो कार्यरत हैं। आइए हम बात करते हैं धर्मेंद्र खोकर से, उनकी क्या योजनाएं छपरौली के विकास को लेकर के हैं, नगर विकास को लेकर के, और जो बीते कार्यकाल में कुछ कार्य अधूरे रहे हैं उनको लेकर के उनका क्या सोचना है और विकास के क्रम में विकास के लिए उनकी अन्य योजनाएं क्या हैं। खोकर साहब, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मिडनाइट एक्सप्रेस को भी और पूरे छपरौली नगर को आपके माध्यम से हाथ जोड़कर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई को नमस्कार। रक्षाबंधन का त्योहार है, कुछ जगह आज मनाया जा रहा है, कुछ जगह कल मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो इसी को लेकर के मेरा सवाल है, क्या आपने अपने जो कर्मचारी हैं उनको इस अवसर पर कुछ गिफ्ट दिया है या कोई ऐसी चीज जो उन्हें खुशी प्रदान करे कि रक्षाबंधन पे नगर पंचायत की तरफ से उनके लिए कुछ अच्छा हुआ है? ये तो आप भी विदित होगा आपको भी कि जो भी कर्मचारी रहते हैं सभी त्योहारों को उनको एक अपेक्षा रहती है किसी भी उपक्रम के लिए, चाहे उसमें दीपावली का हो, रक्षाबंधन का हो, अदर भी त्यौहार हो। हमने ये पहली बार परंपरा शुरू की है। मुझे नहीं पता पिछले नगर के कार्यकाल में, नगर पंचायत के कार्यकाल में ये सुचारू रूप से रहा हो, लेकिन हमने आज से शुरू किया है और एक बहुत ही अच्छी धनराशि हमने उन्हें एडवांस के रूप में सभी कर्मचारियों को जिनको ज़रूरत थी उनको उपलब्ध कराई है। ये एडवांस के रूप में उनको दिया गया है और उनको सबको, छपरौली के जितने भी नगर पंचायत के कर्मचारी हैं उनको भी इस पावन पर्व की, रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चेयरमैन साहब, अभी मैं देख रहा था 1-2 दिन पहले आपने गौशाला में जो गैयाएं हैं गौवंशा, उनके लिए एक वाहन आरंभ किया है। उसके पीछे थोड़ा सा बताएंगे मकसद क्या है और क्या उसका फायदा गौवंश को मिलेगा? ये पहले मिडनाइट एक्सप्रेस की तरफ से क्वेश्चन आया। मैं पहले तो सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि आपने वो देखा भी है फेसबुक पर। और ये सब जो भी प्रक्रियाएं हैं ये सब आप लोगों की इस डिजिटल लाइफ का एक हिस्सा है। देखिए, वैसे तो बहुत जगह हमसे पहले शुरू किया हुआ है, बड़ौद या बावली या अदर जगह भी कहीं देखें जो अच्छी जगह शुमार हैं इन गांव का, क्योंकि हम घर में पहले से भी पशुपालन का ही व्यवसाय करते हुए आए हैं। सबसे पहले गाय को एक शुद्ध चारे की आवश्यकता पड़ती है। मैंने आने के बाद सबसे पहले ये भी मेरी कसम परेड थी कि सबसे पहले नगर पंचायत छपरौली का अगर कार्य करने का हमें अवसर मिलता है तो सबसे पहले हम अपने गौशाला केंद्र को साफ सफाई के दौर पर या इनके घास चारे की व्यवस्था को सुचारू करने के कदम को आगे बढ़ाएंगे। हमने ये आप कस्बावासियों के सहयोग से ये चालू किया है और इसमें मुझे पूरे कस्बावासियों से ये अपेक्षा भी है और हाथ जोड़कर ये निवेदन भी है कि जो हमने ये वाहन कहना गोवंश को जो पेट भरने के लिए हमने एक ये ट्रैक्टर ट्राली बोले या वाहन जो हमने चालू किया है, उसमें रोटी हो, अनाज हो, मोटा अनाज हो या खल वगैरह हो, चूरी हो या घास हो, भूसा हो, वो सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो इसमें सहयोग करें पूरे छपरौली वासी। और उसमें क्योंकि बेसहारा तो हम कह नहीं सकते, हमारी माँ बाप उनमें, क्योंकि हमारी माता का स्वरूप रहती है गाय माता, तो इनका पेट भरने का कम से कम कार्य करें छपरौली वासी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ इसमें मेरा सहयोग पूरे कस्बावासी करेंगे भी, मैं बिल्कुल इसमें आश्वस्त भी हूँ। और बाकी का कुछ अगर प्रार्थना करने का भी रहेगा तो मैं इस वाहन के साथ में समय समय पर सबसे अपील करता हुआ हाथ जोड़कर पूरे कस्बे में घूमने का भी कार्य करूँगा। इस बारे में यही मेरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से भी कि इसमें मेरा सहयोग करें। सबका धन्यवाद रहेगा। चेयरमैन साहब, छपरौली नगर में कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां आपकी जो सप्लाई लाइन है पानी की, वाटर सप्लाई, उसका पानी नहीं पहुंच पाता है और ये वर्षों से शिकायत चली आ रही है, आज से नहीं बीते 10-15 सालों से, और शायद आपको जानकारी भी हो गई होगी कुछ जगह। तो उसका जो समाधान है उसके लिए आपने क्या सोचा है? मैं पत्रकारिता के माध्यम से ये भी आपने क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल एक सटीक पॉइंट पर आते हैं। ये मैंने अभी
जो वित्त का प्रोग्राम रखा गया डीएम साहब की तरफ से, हमने उसमें 10 से 12 हैंडपम्प की रिक्वेस्ट की हुई है। दरअसल मैं आपको बता देता हूँ कि छपरौली का जो पूरा का पूरा नगर पंचायत का लेआउट है, उसमें आपको भी पता होगा कि एक तरफ एक मंजिल ऊंचा है, एक तरफ एक मंजिल नीचा है। तो उसमें जो रिबोर या बोर कराने की प्रोसेस रहती है, उसमें जो हमें अप्रूव्ड पहले से धनराशि मिलती है, उसमें वो इतने गहरे बोरवेल या इतने गहरे बोर नहीं मिल पाते। लेकिन फिर भी हमने 10 या 12 नए हैंडपम्प के लिए रिक्वेस्ट दी हुई है, और उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पे पानी की या टंकी की जो नए लेआउट के हिसाब से अभी आपने देखा भी होगा कि छपरौली में कुछ जगह अभी नई पाइपलाइन की व्यवस्था की गई और नए जो बोरवेल कनेक्शन से उनको अटैच किया गया, वहाँ तक अगर पानी की सुविधाएं नहीं गई उन गलियों में, तो हमने 10 से 12 तक हैंडपम्प की रिबोर की एक अभी वैकल्पिक माने व्यवस्था जो हो रही है। और उसके बाद में आपको ये मैं अभी विनम्र निवेदन भी करता हूँ कि इसमें थोड़ा सा वेट कर लें। पेयजल व्यवस्था के लिए सरकार का हमें पूर्ण रूप से सहयोग है, और मैं गया भी था मीटिंग में, तो ये डीएम साहब की तरफ से भी और मुख्यमंत्री साहब की तरफ से भी ये बात आया था कि भाई अगर किसी भी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद या जहाँ भी पानी की व्यवस्था नहीं हो, उसके लिए आप अलग से एक प्रपोजल बना के भेजेंगे, तो वो कार्य सुचारू रूप से और कंप्लीट रूप से कराने के लिए बाध्य हैं, और हम इसके लिए कार्य करेंगे। एक मुद्दा और है, वो बड़ा विवादास्पद है, और आज से नहीं, वो आज से मैं कहूँ कि 25 बरस पहले से वो चला आ रहा है, वो समस्या चली आ रही है। जो पानी मुख्य बाजार में भरता है चेयरमैन साहब, बरसात के दिनों में लोगों ने अपनी दुकानों को ऊपर उठवा लिया है काफी, यानी कि 1-1 फीट भी उन्होंने करा लिया। लेकिन वो चूंकि सड़क बनी तो वो भी सड़क भी ऊंची हुई, तो उसके बाद में अब पुनः जो है बरसात में पानी भरता है। अब इस समस्या का समाधान, ये मुद्दा जस का तस बना हुआ है, समस्या का समाधान आज तक हो नहीं पाया। इसके बारे में कोई आपने, हालांकि आपको भी 2-2.5 महीने हुए हैं शपथ लिए हुए, लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ सोचा है आपने? आप तक ये मामला पहुंचा है चेयरमैन साहब? मैं तो छपरौली में रहा हूँ आपके बीच में, आपको पता भी होगा, संज्ञान तो मुझे प्रदेश पहले से था ही, और इसका ये बाजार का सबसे पहला काम भी है। और अब की बार हमने कम से कम बरसात में देखो, सफलता और असफलता ये मानक तय नहीं करते। मैं सफल हूँ, कल किसी काम में मैं असफल भी हो सकता हूँ, आज मैं असफल हूँ तो किसी कार्य में मैं सफल भी हो सकता हूँ। मानक तय करने का ये 5 साल का मैं आपको बताता हूँ। अब की बार बरसात में 2 सफाई कर्मचारी, जो मुख्य नाला है जो कुल्डी वाली सड़क पर अटैच होता है, बाजार का जो लेआउट है, वो जो पूरा पानी निकलता है वो एक ही मार्ग से निकलता है, डाकखाने से आगे होता हुआ वो कुल्डी वाली सड़क पर अटैच होता है, और उसमें सिर्फ 2 नाले का प्रारूप बनाया गया है। उसमें सिंगल नाला ही एक्टिव रहता है, क्योंकि जो सड़क के नीचे से दबा हुआ नाला है वो एक्टिव मोड में नहीं रहता। हमने अभी आपको किसी दिन अगर आपका टाइम लगेगा या मैं भी आपके साथ चलूँगा, उसको एक बार देखें भी, हमने वो भी ओपन करा दिया है। और आने वाले समय में जो भी वहाँ पे अड़चन आती हैं, 2 कर्मचारी तो बरसात रात हो दिन हो, मैंने उनसे प्रार्थना भी की थी अपने छोटे भाइयों से जो सफाई कर्मचारी है, परमानेंट बारिश के टाइम पर वहाँ पे रुकते भी हैं, वहाँ पे कोई अड़चन पन्नी की या जो गैबरेज वगैरह कलेक्शन होता है उसको हटाते रहते हैं। और आने वाले समय में अगर ये योजनाएं और जो मुझे सरकार की तरफ से सहयोग मिला, तो कम से कम ये प्रयास रहेगा कि आने वाले 5 साल में बाजार के अंदर किसी दुकान में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। उसके लिए एक लेआउट भी रेडी किया गया है, नाले की भी सफाई हमने करा दी है, वहाँ पे सफाई कर्मचारी भी खड़ा होता है। जो दूसरा नाला ओपन किया हमने सड़क के नीचे वाला, वो अब एक्टिव मोड में भी है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसको भी प्रयास ये रहेगा कि आने वाले समय में 5 साल कहीं भी किसी दुकान में भी 1 इंच भी पानी का भराव नहीं होगा। अभी कुछ दिनों पहले आपने शमशान घाट का जो परिसर है उसकी सफाई कराई, बरसों से अपने बनने के वक्त से ही वो निष्क्रिय है। वहाँ अगर कोई किसी परिवार में कोई निधन होता है रिपट किसी का, तो ओपन जो यमुना का किनारा है, यमुना नदी चूँकि हमारी पूज्य मानी जाती है इससे प्रति, वहाँ वो अंतिम संस्कार करते हैं। अभी आपने जो सफाई कराई है, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि लोग वहाँ जाने से हिचकते हैं, डेड बॉडी लेकर के वो यमुना के किनारे उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो सफाई तो आपने कराई,
लेकिन इसमें कुछ सुधार की भी जरूरत है, क्योंकि दूरी भी थोड़ी सी है वो यमुना का जो तट है उससे। तो किस तरीके से आप जागरूक करेंगे लोगों को कि वो ओपन में ना जाके वहीं पे वो जो परिसर है उसके अंदर वो क्रिया, अंतिम क्रिया करें अगर कभी आवश्यकता पड़ती है? ये तो आपका भी पॉइंट है, मेरा भी पॉइंट है। पहले तो कि जो संस्कार हमारे हैं, हम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार का जो हम एक जो पहले से चली हुई परंपरा है उसके अनुसार ही करते हैं। यमुना नदी या यमुना जी की जो पवित्र नदी है वो नज़दीक होने की वजह से पहले से ये परंपरा बनी हुई थी कि हम यमुना के किनारे पर ही संस्कार करते हैं और वहीं पे ही हम अस्थि का विसर्जन बहुत से आदमी भी वहाँ पे करते रहते हैं। लेकिन मैंने बहुत आग्रह भी किया है और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अभी एक नया प्रस्ताव हमने करीब 40 लाख रुपए का शमशान घाट का रेनोवेशन के लिए हमने सरकार से मांगा है और मिलेगा भी निश्चित रूप से। उसमें वहाँ पे बैठने के लिए बेंचे, चारों तरफ का फेंसिंग दीवार विद कटीले तारों के साथ में 2 बड़े कमरे, जिसमें कि हम जब कोई भी डेड बॉडी आएगी उसके लिए कई बार बारिश में ये समस्या भी आती है कि वहाँ पर कोई मतलब छावा जिसे बोलते हैं, छावा टाइप नहीं है, कोई बरामदा नहीं बना रहा। और वहाँ पे कोशिश ये रखी जाएगी कि जो ईंधन की व्यवस्था है वो नगर पंचायत पहले से करा के रखे ताकि परेशान ना होना पड़े। मैंने कई जगह में कई स्टेट में काम कर चुका हूँ। मैं पंजाब में देख के आया था कि वहाँ पे जब हम कभी भी गए किसी ऐसे, वैसे तो अच्छा नहीं है किसी के घर में भी इस तरह की अनुचित या इस तरह की कोई भी दुखदायी प्रदा है, लेकिन अगर हम वहाँ पे गए तो उन्होंने उसको एक पहले से ही ढांचा ऐसे बनाया कि बड़े बड़े 2-3 कमरे हैं वहाँ पे, लकड़ी उपले लगाने के लिए, चलो घी और सामग्री तो घर से लेके आते हैं, लेकिन कम से कम ये व्यवस्था उन्होंने करके रखी कि बारिश या अदर किसी आपदा के टाइम पे वहाँ पे हर चीज़ उपलब्ध रही। यानी कि सौंदर्यीकरण का भी प्रस्ताव है आपका और कमरे आदि बनाने का भी है उसके? बिल्कुल बनाएंगे और ये आपको 5 साल में दिख भी जाएगा। नेक्स्ट इंटरव्यू में आप कहेंगे कि हाँ ये काम हो चुका है। चेयरमैन साहब, जब सत्ता परिवर्तन होता है, भले वो स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या फिर वो स्थानीय नगर पंचायत नगर पालिका लेवल पे हो, तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइट। आपको स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कैसी मिली और उसमें आप क्या सुधार कर रहे हैं? मेरे से ज़्यादा जानकारी आपको भी है क्योंकि आप तो इस पूरे स्टेट को भी फॉलो करते रहते हैं। जो भी नगर पंचायत नगर पालिका या भी स्टेट लेवल के जहाँ भी बड़े बड़े उपक्रम हैं आप उनको भी कवरिंग करते हैं। पहले से आपको भी मुझे लगता होगा कि आपको बेटर लगा होगा। अभी मेरे हिसाब से कस्बे में हमने 80 to 90% जो भी स्ट्रीट लाइटें हैं वे मेंटेनेंस के अंदर हमने एक निकाला था टेंडर। मुझे लगता है आप भी चेक करा लीजिए, कहीं कमी होगी तो आप बिल्कुल बता सकते हैं या कोई भी आम जनमानस बताएगा। 80 to 90% छपरोली की लाइटें जगमगाती हैं रात में और ये सब आप लोगों का ही देखो, मुझे बताएंगे नहीं तो मैं करूँगा ही नहीं तो काम भी नहीं होगा। बताएंगे नहीं तो बताने वाले आप हैं, करने के लिए मैं बैठा हूँ। मुझे लगता है कि ये हम 100% तो नहीं लेकिन 95% इनको ऐसे ही 5 साल जगमगाने के लिए छोड़ते रहेंगे। एक बहुत बड़ी मांग, आखिरी सवाल है मेरा, बहुत बड़ी मांग रही है, लोग आते हैं नगर पंचायत में अपने काम के लिए बिल्डिंग निर्माण को लेकर के। यहाँ का जो भवन है वो बहुत पुराना हो चुका है नगर पंचायत छपरोली का। यहाँ जो स्थानीय निवासी हैं, कई लोगों से बात होती है, वो कहते हैं साहब बड़ौत में बहुत अच्छी बन गई, बागपत में बहुत अच्छी बन गई, अमीनगर सराय में नगर पालिका नगर पंचायत बहुत अच्छी बन गई, तमाम शहरों में भवन बहुत अच्छा बन गया है। तो छपरोली का भवन आप कब बनवा रहे हैं चेयरमैन साहब, रेनोवेट कब करवा रहे हैं? आज तो आप मेरे साथ, आपका स्वागत भी है। आज छपरोली नगर पंचायत में आप चुनाव के बाद पहली बार आए और आज आपने देखा भी होगा कि कहीं पत्ते नहीं पड़े हुए आज नगर पंचायत। बिल्कुल, सफाई बहुत अच्छी है। अच्छा, इसमें जहाँ आप बैठे हैं अभी ये सारी की सारी पुरानी बिल्डिंग है, इनकी पुरानी इमारत है। इसमें 3 या 4 ऑफिस जो हैं वो पुराने हैं और आने वाले मेरे हिसाब से इसमें 6 महीने के अंदर हमने अभी भी 2 टेंडर निकाल दिए हैं इनके। इसमें एक तो कॉन्फ्रेंस रूम रहेगा, एक छोटा रूम उसके साथ में एक ऑफिस टाइप निकलेगा, बराबर में एक रिकॉर्ड रूम जो नया बना हुआ है उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा। और इसका लेआउट मैं कंपैरिजन नहीं करता कि किसी में बड़ौत या बागपत या अदर किसी
नगर पंचायत या नगर पालिका के बराबर काम करेंगे, लेकिन जो जगह है इसको उस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि ये आपको देखने में लगे कि भाई छपरौली की नगर पंचायत ये सुंदर बन चुकी है। और इसमें समय समय पर आने वाले टाइम में आगे भी 2 बिल्डिंगें अभी प्रस्तावित हैं, उसके बाद में 2 या 3 बिल्डिंगें आगे बनेंगी। इतना रहेगा कि छपरौली के कर्मचारी या छपरौली में जो भी अपना काम कराने के लिए आगंतुक आएंगे, जो भी मोहल्ले आएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पे बेंच वगैरह, पानी पीने की व्यवस्था है और उनके कार्य को कराने की व्यवस्था है, वे बिल्कुल कंप्लीट कराई जाएंगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। अच्छा, एक सवाल मैं थोड़ा सा पूछ लूँ, कुछ नागरिक जो है वो कई बार पूछते हैं मुझसे, आचार्य जी क्या सरकार की तरफ से, लोग कहते हैं साहब चेयरमैन साहब को तो सैलरी मिलती है, तो क्या सरकार ने कोई नियत किया है सैलरी वगैरह या इस तरह का कि साहब जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं उनको सैलरी दी जाएगी मंथली? ये तो आपको तो दे तो सब कुछ आप रिकॉर्ड निकालेंगे, एक नेट पे आप डालें और किसी भी पदाधिकारी के साथ में कंपैरिजन करें कि नगर पंचायत, नगर पालिका या जो भी पार्षद वगैरह उनको मिलता क्या है। ये सिर्फ मानदेय रहता है, आपको भी पता है। ये सिर्फ एक बोलते हैं कि उसको जो भी आप लोग मुद्दे आते हैं उनको बैठाने के लिए, उनको चाय पानी बैठाना, ये व्यवस्थाएं रहती हैं। बाकी कोई ऐसा सैलरी का अभी तक तो प्रावधान है। तो मैं बिल्कुल करबद्ध निवेदन करता हूं कि अगर जैसे विधायकों से ऊपर सैलरी का प्रस्ताव है, अगर मुख्यमंत्री ये चाहें तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे इस काम में। अच्छा, एक चूँकि मैं हर बार कह रहा हूँ कि मेरा आखिरी सवाल है, डीएम साहब को लेकर के एक सवाल पूछूंगा। जनपद बागपत में अभी कुछ महीनों पहले जितेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, बिल्कुल मिस्टर जितेंद्र प्रताप सिंह IAS, वो डीएम के तौर पे ट्रांसफर होकर के आए, नियुक्त हुए। उनका क्या रवैया, क्या उनकी सोच है नगर विकास को लेकर के, जिले की जो नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, उनका कितना सहयोग नगर अध्यक्षों को यानी कि जनप्रतिनिधियों को मिलता है? मैं आपको बिल्कुल ये स्पष्ट रखूंगा, इसमें कोई बोलने की आज़ादी सबको है। मैं बिल्कुल आज़ाद रूप से बोलता हूँ, कोई बाध्य नहीं करने वाला इसमें। मेरी 1-2 बार डीएम साहब से मुलाकात हुई, हम तो वित्त के लिए भी जो पैसा आया डीएम साहब के पास गए थे, हमारी मीटिंग हुई। सभी जितने भी 7 मेरे हिसाब से नगर पालिका या नगर पंचायतें हैं बागपत के अंदर, सभी को वहाँ पे बैठाया, सम्मान पूर्वक सबसे बात की, सबको कार्य करने के अधिकार बताए। और जो पैसा वित्त से आता है, जो डीएम साहब की तरफ से रिकमेंडेशन आती है, मेरा वर्ड याद है आज भी, मेरे वो भी वर्ड याद है। उन्होंने सबको, जितने भी बैठे थे, सबको मेरे साथ साथ, मैं तो बहुत देर तक कम्युनिकेट किया क्योंकि मुझे तो डिमांड रखनी है। और उच्च अधिकारी जितने भी रहते हैं, सारी योजनाएं उनके संज्ञान से ही आती हैं। तो उनका एक स्पष्ट वाक्य रहा कि जो काम आप करें वो टिकाऊ करें, वो कार्य ऐसा ना करें कि आज आपने उसका अप्रूवल दे दिया, आप नए आए कोई चुन के, कोई पुराने भी हैं तो आपने आज अप्रूवल दे दिया और वो 1 साल के बाद दोबारा भी अप्रूवल देना, मतलब टिकाऊ लंबे समय तक चलने उनका कार्य करने का एक उनको तो अनुभव तो है ही। देखो, जो भी IPS या IAS जो आते हैं चुनकर, उनको तो अनुभव एक आम आदमी से या जो नगर पंचायत नगर पालिका देख रहे हैं उनसे बेहद ज़्यादा अनुभव रहता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि योजनाएं कैसे लंबित या कैसे आगे बढ़ाई जाए। तो आगे बढ़ाने वाली बात की डीएम साहब ने और बड़ा अच्छा उनके साथ में, मेरा तो मीटिंग में उनके साथ में मैन टू मैन, उनने बल्कि बोलने के लिए भी मुझे ही बोला था कि भाई एक आदमी या जो भी 7 जितने भी बैठे चेयरमैन महोदय, उनमें से एक को मैं अलाउ करता हूं कि भाई एक इनकी तरफ से, सबकी तरफ से अपनी बात रखी। मैंने बात भी रखी और हमारी बातें वहाँ पर जो सुनने के लिए होनी चाहिए योजना, उसके अनुरूप ही रही। उनकी तरफ से बहुत सहयोग है। और जो एक जिलाधिकारी का जो प्रोग्राम होता है, उसी प्रोग्राम को उन्होंने सेट किया वहाँ पर और हमें भी की तरफ से उन्होंने आश्वस्त भी किया कि आपको जितनी भी योजनाएं हैं वे टाइम पे मिलेंगी। सिर्फ शर्त ये रहेगी कि वे योजनाएं 5 साल टिकाऊ हों, मतलब मूर्त रूप से उनको लागू किया जाए, प्रॉपर तरीके से। तो उसमें तो कोई बात है ही नहीं कि हम लोग उनकी तरफ से कभी विमुख होंगे। हम तो हमेशा आदरणीय डीएम साहब के आभारी रहे कि बनोए इतना अच्छा पहली मीटिंग रही और वहाँ कार्यालय में जाके लगा कि ये सम्मानपूर्वक एक निधि की प्रस्ताव की मीटिंग की गई और इसमें उनका बहुत बहुत आभार है, डीएम साहब का बहुत।
रक्षाबंधन के पर्व पर हमारे माध्यम से आप नगरवासियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? वैसे तो इतिहासकार आप भी हैं, मेरे से ज़्यादा आपको ज़्यादा पता है। रक्षाबंधन का जो पर्व है वो पवित्रता का, बहन भाई का पर्व है। और छपरौली तो आपको पता ही है कि पहले से ही बहुत शांति प्रिय रही है। यहाँ पे सौहार्द के साथ सारे त्यौहार, जो भी त्यौहार हैं छपरौली के त्यौहार आनंदित ही होते हैं। छपरौली है ही नगर पंचायत ऐसी कि यहाँ पर त्योहारों का एक अलग ही जश्न होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर लाजवाब मार्केट है। बाजार यहाँ पर चांदनी चौक है छपरौली का। तो मैं पूरी छपरौली वासियों से अपील करता हूँ कि अपनी लोकेलिटी को महत्व दें, छपरौली को महत्व दें, छपरौली के बाजार को महत्व दें, सौहार्दपूर्वक बहन भाई त्यौहार को मनाएं। छोटी छोटी चीज़ों में उलझन के, जो छोटी छोटी बातों को माइंड से निकालें। त्यौहार पे सारी पिछली बुराइयाँ छोड़कर नया आगाज शुरू करें। सबको, पूरे छपरौली वासियों को, क्षेत्रवासियों को, बागपत वासियों को, देशवासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका भाई धर्मेंद्र खोकर। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू चेयरमैन साहब मिडनाइट एक्सप्रेस से बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, ये हमारे साथ थे छपरौली नगर पंचायत के युवा चेयरमैन, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र खोकर। बहुत सी बातें इनसे हुई, अपनी तमाम योजनाओं के बारे में इन्होंने हमसे चर्चा की, हमारे साथ शेयर किया। अब आने वाला समय बताएगा कि चेयरमैन साहब अपनी इन योजनाओं पर किए गए वायदों पर कितना खरा उतरते हैं, कितने समय में उनको पूर्ण करते हैं। मिडनाइट एक्सप्रेस के लिए बागपत उत्तर प्रदेश से मैं आचार्य संदीप।